और अगर इससे भी हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिलते तो फिर हमें जो है वो क्या वजह है इसकी। सीरोलॉजी का मकसद ये है, मतलब ये है कि सीरोलॉजी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो आपके, तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री का कमाल है। अगर आपने हिस्ट्री प्रॉपरली एज अ फिजिशियन तो फिर आई होप कि यू कैन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर सीरीज़ के साथ। आज हमारा टॉपिक पार्ट 2 है, यानी एच पायलोरी इन्फेक्शन के हवाले से जो हमारा प्रीवियस पार्ट था जिसमें हमने उसके इंट्रोडक्शन, कॉजेज़ और सिम्टम्स को डिस्कस किए थे। अब हम आज डिस्कस कर रहे हैं इसके डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट और रेजिस्टेंट एच पायलोरी इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इस इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस में इसके बेसिकली 3 इन्वेस्टिगेशंस आती हैं कॉमनली, और उसमें से भी फर्स्ट 2 आर मोर कॉमन, जिसमें एच पायलोरी सीरोलॉजी है और एच पायलोरी स्टूल एंटीजन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूरिया ब्रेथ टेस्ट है। और अगर इससे भी हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिलते तो फिर हमें जो है वो एंडोस्कोपी करके जो गट है उसमें से बायोप्सी लेनी पड़ती है फॉर एच पायलोरी इन्फेक्शन की, लेकिन वो बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में होता है। फर्स्ट 2 आर वेरी कॉमन। यूबीटी, यूरिया ब्रेथ टेस्ट बहुत कॉमन तो नहीं है, लेकिन ये है कि अक्सर कराया जा सकता है और कराया जाता भी है। तो फर्स्ट 2 जो सीरोलॉजी और स्टूल एंटीजन है उसका मैं अब बता दूं कि सीरोलॉजी ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो गया है और स्टूल एंटीजन जो है वो अब बहुत ज़्यादा प्रीवेलिंग है। और AQU वगैरह ने और लियाकत नेशनल और इस तरह की जो दीगर हाईली रिकमेंडेड लैब्स हैं, इंस्टीट्यूशनल लैब्स हैं, उन्होंने जो है वो ये चीज़ें सीरोलॉजी टेस्ट करना बंद कर दिया है फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एच पायलोरी इन्फेक्शन। क्या वजह है इसकी। सीरोलॉजी का मकसद ये है, मतलब ये है कि सीरोलॉजी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो आपके बॉडी में अगेंस्ट दी एंटीजन प्रोड्यूस होती हैं। अब ये पता चलाना कि ये इन्फेक्शन एक्यूट है या क्रॉनिक के माजी में हो चुका है तो उसकी वजह से है या अभी कोई ऑन गोइंग इन्फेक्शन है उसकी वजह से ये सीरोलॉजी आ रही है। और अगर माजी में हो चुका है और अगर आप उस पर ट्रीटमेंट करते हैं तो दिस इज़ पॉइंटलेस, एक्सरसाइज इन फ्यूटाइल हो जाएगी ये कि आप बिला वजह लोड ऑफ एंटीबायोटिक्स पेशेंट को दे रहे हैं। और अगर ये आपका जो एक्यूट है, यानी ये आपका फ़र्स्ट टाइम हुआ है और आपको पहले कभी नहीं हुआ, तो मोस्ट लाइकली इट इज़ वेरी हेल्पफुल कि आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा जो डिफरेंशिएटिंग क्राइटेरिया है कि आपको ये अलामतें माजी में होती रही हैं या आपको ये अलामतें अभी फ़िलहाल कुछ हफ़्तों से हो रही है। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री का कमाल है। अगर आपने हिस्ट्री प्रॉपरली एज अ फिजिशियन तो फिर आई होप कि यू कैन वेरी मच फ़िल्टर द सिचुएशन, कि अगर आपने हिस्ट्री ले लिया और उस हिस्ट्री में ये चीज़ें पहले भी आती रही हैं तो there is a possibility कि the serology which has come positive at the moment, तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है प्रीवियस इन्फेक्शन को, जो कि ईयर्स बैक भी हो सकता है और मंथ्स बैक भी हो सकता है। मोस्ट लाइकली मंथ्स बैक ही होता है, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो उस ऑन गोइंग इन्फेक्शन भी हो। लेकिन अगर ये सिम्टम्स, ये अलामतें फॉर अ वाइल हो रही हैं और एक्यूटली हो रही हैं और इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ एक कंसिस्टेंट पीरियड के लिए, तो सीरोलॉजी पे भरोसा किया जा सकता है इट इज़ एक्यूट इन्फेक्शन और उस पर ट्रीटमेंट की जा सकती है। ये क्लिनिकल बेस्ड डायग्नोसिस और असेसमेंट होगी बाय अ फिजिशियन। और अगर कन्फर्मेटरी इसके पर जाना है तो सबसे पहले फिर आपने लास्ट वन एंड ओनली टेस्ट जो कराना है वो दैट इज़ एच पायलोरी स्टूल एंटीजन। और इसकी जो अहमियत है वो अपनी जगह वैलिड है कि ये जो स्टूल जो बॉडी में एक्चुअल इन्फेक्शन होगा एट द मोमेंट रियल टाइम में उसको डिटेक्ट करेगा। तो जब हम फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि इसको ट्रीट करना, कि हम कॉन्फिडेंटली इसको ट्रीट कर सकते हैं। स्टूल एंटीजन जब आप कोर्स कर लेते हैं और इसके ख़ात्मे को देखना चाहते हैं कि ये कम्प्लीटली रिज़ॉल्व हुआ या इन्फेक्शन नहीं हुआ, तो पोस्ट ट्रीटमेंट भी आप स्टूल एंटीजन का टेस्ट ही कराते हैं, क्योंकि सीरोलॉजी कराएंगे तो वो पिछले टेस्ट की तरह, बिफ़ोर ट्रीटमेंट की तरह वो उस वक्त भी पॉजिटिव आएगा
लेकिन सीरोलॉजी जो स्टूल एंटीजन है, अगर वो इन्फेक्शन अभी भी होगा इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट, तो इट मीन्स द इन्फेक्शन इज़ देयर, और फिर आपको दोबारा से नए मोड ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया है टू चूज़ H. pylori stool antigen test for the confirmation of acute infection and for the confirmation of post treatment healing। तो अगर ये सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है तो ये टेस्ट नेगेटिव हो जाएगा, यानी H. pylori stool antigen, और अगर रेजिस्टेंट इन्फेक्शन है तो ये H. pylori अगेन पॉजिटिव आएगा स्टूल ट्रीटमेंट, स्टूल एंटीजन पोस्ट ट्रीटमेंट। H. pylori सीरोलॉजी को असेस करना एक कॉमन मैन के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन H. pylori स्टूल एंटीजन के रिजल्ट्स, स्टूल एंटीजन पे डायग्नोस करना, ट्रीटमेंट बाय द फिजिशियन, एंड अगेन पोस्ट ट्रीटमेंट H. pylori स्टूल एंटीजन के रिज़ल्ट पे कोई भी आम आदमी भी देख सकता है कि ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। सीरोलॉजी का टेस्ट ये प्योरली डिपेंडेंट है फिजिशियन के अपनी क्लिनिकल जजमेंट के ऊपर, बेस्ड अपॉन द हिस्ट्री एंड क्लिनिकल फाइंडिंग्स। तो मैं इसको बिल्कुल ऑब्सोलीट नहीं कहता। आई पर्सनली डू नॉट डिस्करेज द टेस्ट एज लॉन्ग एज द फिजिशियन इज़ अ क्वालिफाइड फिजिशियन एंड he or she knows much more about the history of the patient and the clinical findings, and he or she is capable enough कि वो इन चीज़ों को आपस में कोरिलेट करके सीरोलॉजी से भी अगर रिज़ल्ट ओरिएंट कर सकता है तो दैट्स फेयर इनफ, और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट। बट H. pylori स्टूल एंटीजन रेकमेंडेड है, मैं इसको बिल्कुल ओपनली इसको एंडोर्स करता हूँ, और एट द सेम टाइम ये भी बता दूं कि H. pylori स्टूल एंटीजन इज़ मच मोर एक्सपेंसिव दैन सीरोलॉजी टेस्ट। और ये सीरोलॉजी और H. pylori स्टूल एंटीजन के बाद एक और कन्फर्मेटरी टेस्ट है यूरिया ब्रेथ टेस्ट, जिसमें आपको एक केमिकल दिया कैप्सूल खिलाया जाता है, उसके बाद फिर रेस्पिरेशन की जाती है, और उसमें आप एयर बैग लेते हैं, और उसमें आप अपना जो एक्सेल वगैरह एक्सेल करते हैं, तो उसमें फिर पता चलता है कि आपकी बॉडी में या आपके गट में H. pylori इन्फेक्शन है या नहीं है। क्योंकि वो H. pylori अगर बग्स होंगे तो वो जो उसको यूरिया होगा उसको वो ब्रेक डाउन कर देंगे, तो फिर वो एक केमिकल रिलीज़ होता है जिससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपके गट में H. pylori बग्स हैं। अगर सीरोलॉजी से और H. pylori स्टूल एंटीजन से भी आप मुतमईन नहीं हैं कुछ लोग, तो फिर यूरिया ब्रेथ टेस्ट भी कराया जाता है, इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी खासी है। लेकिन यह है कि ये टेस्ट अबव 12 रेकमेंडेड है, और इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, वो अभी मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ। तो चौथा टेस्ट जो है वो आपका एंडोस्कोपी है, कि मतलब ट्रीटमेंट भी हो गई, सब कुछ हो गया, रेजिस्टेंट ट्रीटमेंट भी हो गई, और या कॉम्प्लिकेशंस या सिम्टम्स इतने ज़्यादा एडवर्सिंग हैं कि वो टॉलरेट नहीं हो पा रही मेडिसिन, जो भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, तो फिर मोस्ट लाइकली द फिजिशियन वुड लाइक टू टेक द पेशेंट अंडर अपर GI एंडोस्कोपी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसमें से फिर बायोप्सी भी की जा सकती है फॉर द सेक ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ H. pylori इन्फेक्शन। तो लेकिन ये रेयर केसेस में है, और ये टेस्ट इंस्टीट्यूशनल बेस्ड होता है। तो फर्स्ट 2 टेस्ट आर वाइडली ओपन, किसी भी लैब्स में जाके हो सकता है, और सीरोलॉजी और H. pylori स्टूल एंटीजन का फ़र्क मैंने बता दिया है, और कॉस्ट वाइज दे आर 180 डिग्रीज अपार्ट। और यूरिया ब्रेथ टेस्ट जो है वो भी इंस्टीट्यूशनल बेस्ड टेस्ट है। तो इन्हीं 2 कॉमन टेस्ट के अराउंड ही डायग्नोसिस की जाती है, और फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट की जाती है बेस्ड अपॉन द जजमेंट बाय द फिजिशियन। अच्छा, अब इसके बाद जो ट्रीटमेंट का हिस्सा है, आई होप कि मैं अब इसको नेक्स्ट एपिसोड में ही कवर करूं, क्योंकि वरना ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगी, जो सीरोलॉजी और H. pylori स्टूल एंटीजन का मैंने डिफ्रेंशिएशन दी है, और जो यूरिया ब्रेथ टेस्ट और एंडोस्कोपी का मैंने बताया। फ़िलहाल इसको यहाँ क्लोज़ करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ द H. pylori resistant infection. Till then, take care. Allah Hafiz.